नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मनमोही ब्लॉग्स में। मैं मनोज कुमार मुखिया। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं अभी क्रोशिया के रोबिन में हूं और मेरा जो पहला काम था वो काम छोड़ दिया हूं। मैं दूसरे जगह आया हूं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3-4 मेरा जो फ्रेंड्स है, नया फ्रेंड्स है, उनसे मिले हैं। तो वो तीनों चारों बंदा कतार से आया है। तो आज इस वीडियो में आप सबको बताएंगे कि कतार से अप्लाई करके कैसे आ सकते हैं और कैसे आया है वो भैया, वो सारी चीज़ आप सबको बताने वाला हूँ। क्योंकि कतार से भी बहुत लोग मुझे फ़ोन करता है कि ब्रदर कतार से कैसे हम लोग क्रोशिया आ सकते हैं और क्रोशिया आएंगे तो कैसा होगा, क्या सिचुएशन है, ये सारे चीज़ पूछते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे यहाँ एक हमारे नेपाल देश के बड़े भैया है, उनसे जानने का कोशिश करेंगे और आप सबसे शेयर करेंगे। तो आप सब वीडियो के साथ बने रहिए और चलते हैं, मैं उनसे अब बात करता हूँ। तो ब्रदर, सबसे पहले जानेंगे कि आपका नाम क्या है। नमस्कार, मेरा नाम तिलक कंडेल है। मैं अच्छा, नेपाल से हूँ। मतलब क्रोशिया आप कहाँ से आए हैं। मैं कतार से आया। सबसे पहले जानेंगे कि आप कतार में क्या करते थे। मैं होल्डिंग काम करता था, आर्क होल्डिंग। कितना साल आप कतार में काम किए। मैं कतार में करीब करीब 14 साल काम किया। 14 साल काम किए हैं। हाँ। अच्छा, तो कतार में आपका कमाई कितना बन जाता था। कतार में भी अच्छा था, लाख रुपये बनता था। मतलब नेपाल के 1 लाख कमा लेते थे। कमा लेते थे। तो आप क्रोशिया क्यों आने के लिए सोचा। सोचे सब आदमी बोलते हैं यूरोप अच्छा है, यूरोप अच्छा है, इसके लिए देखते हैं यूरोप भी कैसा है बोल के, तो यूरोप आ गए। अच्छा, तो आपसे जानेंगे कि क्रोशिया आने के लिए सबसे पहला काम आप क्या किए। सबसे पहले तो मैं पुलिस रिपोर्ट निकाला। अच्छा। उसमें एक याप होता है मद्रास 2 करके, अच्छा। उसमें से अप्लाई किया। अच्छा। अप्लाई करने के 3 दिन के बाद में जाके पुलिस थाना से जाके लेके आया पुलिस रिपोर्ट। अच्छा। उसके बाद में कतार मिनिस्ट्री होता है, उसमें जाके एक स्टैम्प लगाना पड़ता है। अच्छा। उसके लिए 100 रियल लगता है। अच्छा। वो वो होने के बाद में फिर आपका आगे का प्रक्रिया आगे चालू होता है, प्रोसेसिंग होता है। अच्छा, तो जैसे कि आप सेल्फ अप्लाई किए थे कि या कोई एजेंसी के थ्रू किए थे। मैं एजेंसी के थ्रू किया था। तो जैसे कि एजेंसी के थ्रू अप्लाई करने के लिए ये तो आप का हो गया, पुलिस रिपोर्ट निकाल के उसमें स्टाम्प लगाना। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे लिया था एजेंसी वालों ने। मैं तो पहले इंटरव्यू फेस किया था। इंटरव्यू फेस करके इंटरव्यू में मेरे को सिलेक्शन किया गया था। अच्छा। लेकिन तो मेरे को बोला गया कि आप सर्बिया के लिए है। अच्छा। फिर मैं बोला कि मैं सर्बिया तो नहीं जाऊंगा, सर्बिया शेंजन कंट्री नहीं है। अच्छा। इसके लिए बाद में वो लोग ने फिर जो जिस आदमी ने हमसे इंटरव्यू लिया था उसने उसके साथ में डिस्कस करके अच्छा। उसने बताया मुश्किल नहीं हुई, सेम काम के लिए, आपका काम के लिए हमारा कंपनी एक्यूरेसिया में उधर ही आपका और पेमेंट निकालेंगे बोल के वो लोग। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या दिए वहाँ पे, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा। मेरा डॉक्यूमेंट बोलेगा तो एक पुलिस रिपोर्ट है, एक पासपोर्ट है, बस वही है, वो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इंटरव्यू लिया उसके बाद हाँ, आप। इंटरव्यू तो इंटरव्यू फेस किया है। तो कितना दिन लग गया आपका क्रोशिया का परमिट आने में। मेरे तो 2.5 से 3 महीना। 2.5 से 3 महीना। 3 महीना। और VFX होने के बाद कितना दिन में आपका वीज़ा आया था। मेरा BF करने का 40 दिन में मेरे को वीज़ा मिला था। 40 दिन में मिला था। 40 दिन में मिला था। तो कतार से क्रोशिया आने के लिए कितना खर्च लगा था आपका। मेरा थोड़ा ज़्यादा खर्चा लगा है, लेकिन तो इतना अभी सुनने में आता है इतना नहीं है, लेकिन नेपाल से आए ज़्यादा फीस दे के आते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा 20,000 समथिंग खर्चा हो गया पूरा टोटल करके। तो 20,000 मतलब नेपाल के कितना हुआ। नेपाल का 6-7 लाख हुआ। 6-7 लाख हुआ। अच्छा, तो अभी आप क्रोशिया में आ गए हैं और क्रोशिया में आप कौन सा काम कर रहे हैं, वेल्डर का ही काम कर रहे हैं या अभी दूसरा कर रहे हैं। क्रोएशिया में होल्डर का काम कर रहा है, लेकिन जो कतार में कर रहा था वो होल्डिंग और इधर का होल्डिंग फर्क है, थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, तो क्या सामना करना पड़ा, जैसे कि आप वहाँ वहाँ के और यहाँ के वेल्डिंग में बहुत ही फ़र्क है, तो यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या सामना करना पड़ा। जैसे स्टार्टिंग में आया तो उतना मेरे को नॉलेज नहीं था, 2-4 दिन देखना पड़ा, भाई लोग से सीखा, वो लोग सिखाया। अच्छा। बाद में धीरे धीरे जाके थोड़ा काम पहले से कर रहा था, उसके लिए आइडिया हो गया तो जल्दी मेरा हाथ सेटल हो गया। इसकी वजह से अभी इतना दिक्कत नहीं है काम करने में। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सा वेल्डिंग है, वहाँ पे आप आर्क करते थे तो मैं यहाँ पे वहाँ कौन पे सा आर्क एलबी। करता था। अच्छा। अभी यहाँ पे मिग है। अच्छा। इधर में मिग बिल्डिंग चलता है ज़्यादा करके। आर्क का भी मिलता है, लेकिन आर्क का मिलने में इतना आसान नहीं है। अच्छा, आर्क का बहुत कमती होता है। इधर में अभी मिग चल रहा है ज़्यादा करके। मतलब यूरोप में अभी स्केल जो है तो मिग का ही चल रहा है। मिग का ही चल रहा है, तो ज़्यादा करके मिग का चल रहा तो है। यहाँ पर आप यहाँ पे आपका कमाई धमाई क्या हो रहा है, कैसा है।
यहाँ पे अभी देखा जाएगा तो अभी करके काम का हिसाब से होता है, 1.5 लाख करके 1.5 लाख, 1,80,000 मतलब नेपाल के बच जाता है। बच जाता है। कोई महीने में, कोई महीने कमती भी होता है। ऐसा यकीन के साथ नहीं बोल सकते अभी कैसा काम होता है, सिचुएशन कैसा है। अभी बारिश वारिश हो गया, मौसम ख़राब हो गया, काम नहीं हुआ तो कमती आएगा। काम जितना काम करेंगे उतना मिलेगा। मतलब जितना घंटा काम कीजिएगा तो घंटा घंटा सिस्टम। घंटा के हिसाब से पर आवर हिसाब है। अच्छा, आप लोग को कंपनी रहने के लिए रूम दिया है, खाने के लिए देता है या नहीं देता है? रहने के लिए रूम दे रहा है, खाना अपना है, लेकिन खाने के लिए पैसा देता है, कंपनी देता है खाने के लिए। मतलब कितना देता है खाने के लिए? खाने के लिए देता है उतना हो जाता है खाने के लिए। मतलब खाने के लिए पुग जाता है। पूछ जाता है। तो आपका ये क्रोशिया कैसा लग रहा है? जैसे कि आप पूछेंगे आपसे, जैसे आपका मतलब 10-12 साल का एक्सपीरियंस बताए आप कतार का, और अभी यहाँ कितना दिन हो गया आया हुआ? अभी यहाँ पे 5-6 महीने होने जा रहा है। 6 महीना हो गया। तो क्रोशिया आपको कैसा लग रहा है? मतलब कंप्रोमाइज़ किया जाए अगर कतार से यहाँ से, तो कैसा लग रहा है? अभी कतार से तो सही है, हवा पानी के लिए तो एकदम सही है। अच्छा। उधर में ज़्यादा गर्मी है इस समय, ऐसा बाहर रुकने में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इधर में आराम से बाहर रह सकते हो। कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है, रूम में एसी नहीं है, फैन नहीं है, फिर भी आराम से सो सकता है। क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक दिक्कत है, खाना है हम लोग का जैसे एशियन कंट्री का खाना है वैसा इधर में नहीं मिलता है। अच्छा, बाकी चीज़ सब सही है। सही है। तो आपसे एक और प्रश्न लास्ट में करेंगे कि जो बंदा कतार से आने वाला है, क्रोशिया के लिए सोच रहा है, तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहिएगा? कोई भी भाई कोई भी आए, भाई लोग कोई भी आ जाओ, लेकिन थोड़ा काम सीख के आओ तो सबके लिए अच्छा है। अच्छा। थोड़ा कोई ना कोई सीख होना चाहिए हाथ में लाजमी, कोई ना कोई भी काम हो उसमें नॉलेज होना चाहिए। अच्छा। तो बिना सीखे काम में आओगे तो काम मिलने के लिए, काम मिल भी जाएगा तो आपको करने में दिक्कत होगा, अनुभव भी नहीं रहेगा। अच्छा। इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसा किया जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ आइडिया नहीं होता तो दिक्कत होता है। इधर में एक तो भाषा का ऑलरेडी दिक्कत है, फिर कुछ भी काम मालूम नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होएगा। काम सीख के आएगा सबसे अच्छा है। मतलब आपका सजेशन है आना है तो आओ, अच्छा है, बट काम सीख के आओ। काम सीख के आओ तभी यहाँ काम मतलब। सीख के आएगा तो आपके लिए इजी रहेगा। अच्छा। तो विशेष करके वेल्डर के बारे में आपका एक्सपीरियंस है, वेल्डिंग के बारे में भी थोड़ा कुछ बता दीजिए। वेल्डिंग का क्या है, अभी जैसे हम लोग में तरफ में ज़्यादा करके आर्क वेल्डिंग चलता है, अभी तो मीग भी चलने लगा है। अच्छा। लेकिन इधर आप वेल्डिंग में आओगे तो मीग में आओ, टिग में आओ। लेकिन आर्क में, आर्क सीखा हूँ मैं, आर्क वेल्डिंग करता हूँ, इतना साल उधर में किया है। वही काम जाके आप मैं उधर में करूँगा बोलेगा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है। मिलने में मिलता है लेकिन हर जगह ऐसा वर्कशॉप में ज़्यादा करके मीग ही चलता है। अभी आउटडोर काम हो गया तो अलग से थोड़ा बहुत मिलता होगा, लेकिन इतना मैं नहीं देखा है अभी तक। ज़्यादा करके मीग ही है। मीग और टिग में अच्छा पैसा भी है, अच्छा सब कुछ है। चलिए ब्रदर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके लिए भी। तो दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोग कतार से अगर आने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो के देख के सारा जानकारी मिल गया होगा। और ख़ास तौर पे जो वेल्डिंग का जॉब कर रहा है और यहाँ मूव होने के लिए सोच रहा है तो उसको सारे चीज़ मेरे हिसाब से पता हो गया होगा। और ये वीडियो आप सबको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।